आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ज़्यादा सेक्शन अपन को नहीं पढ़ने, 56 से लेके 59, ओनली 4 सेक्शंस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको शॉर्ट में बेटा हम लोग बोलते हैं आईफोस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईफोस। ठीक है, चलो सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं बेटा, सेक्शन नंबर 56। सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 56। ये जो सेक्शन 56 है ये चार्जिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन है। अब पूछो कि अमित सर ये चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? देखो, इस चार्जिंग सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि कौन सी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? कौन सी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। तो चार्जिंग सेक्शन ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया, एनी इनकम विच इज, साथ साथ लिखते रहना बेटा, नॉट टैक्सेबल। एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल। कहां? अंडर द हेड। कौन से हेड में? तो बोला सैलरी। एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। दूसरा, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, अंडर द हेड PGBP। एंड चौथा, अंडर द हेड कैपिटल गेन। एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, देन टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, बस इतना सा बात लिखा हुआ है बेटा सेक्शन नंबर 56 ऑफ चार्जिंग सेक्शन में। सिंपल क्या बोला? अगर कोई भी इनकम ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है, ना तो सैलरी चैप्टर में, ना तो हाउस प्रॉपर्टी में, ना तो PGBP में और ना ही कैपिटल गेन में, कोई भी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स कहां नहीं लगा है बेटा? सैलरी में नहीं लगा है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लगा है, बिजनेस के हेड में नहीं लगा है और कैपिटल गेन के हेड में नहीं लगा है, तो ये सारी इनकम सीधा सीधा टैक्सेबल कहां हो जाएगी बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बस इतनी सी बात लिखी हुई है किसमें? चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 56 में। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, आपने बोला सैलरी वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और कैपिटल गेन, ये वाली इनकम टैक्सेबल जहां पे नहीं हो रही है वो सब इनकम कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में। सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हो कुछ? तो बेटा मैंने इसके बहुत सारे लिस्ट ऑफ इनकम्स बताए हैं जो इनकम कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड अदर सोर्स। जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो जस्ट इलस्ट्रेटिव है कि ऐसा इनकम कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। बस आपको माइंड में क्या याद रखना है? 4 हेड को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी इनकम है वो टैक्सेबल कहां कर दीजिए? अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे बेटा इसी सेक्शन का क्या एग्जांपल कि कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पक्का? तो 56 याद हो गया सबको? डन सबका? चलो अब यहां पे हम बेटा एक एक इनकम्स पढ़ेंगे इसकी, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है अदर सोर्स में। चलो सबसे पहला इनकम है बेटा डिविडेंड। सबसे पहला इनकम क्या है? डिविडेंड। और इस डिविडेंड के ऊपर हमने ऑलरेडी पूरा एक लेक्चर पढ़ लिया है, पढ़ा है ना डिविडेंड के ऊपर पूरा लेक्चर। तो डिविडेंड चाहे इंडियन कंपनी से मिले या फॉरेन कंपनी से मिले, ये ऑलवेज टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्स। किसके हैंड में? शेयर होल्डर के हैंड में। किसके हैंड में? शेयर होल्डर के हैंड में। लेकिन पहले किसके हैंड में टैक्सेबल होता था? कंपनी भी, शेयर होल्डर के हैंड, दोनों के हैंड में टैक्सेबल होता था। आज के दिन ओनली किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? शेयर होल्डर के हैंड में। हम ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट जो इनकम है बेटा वो टैक्सेबल होती है अदर सोर्स में, वो है आपका गिफ्ट। कौन सा है? गिफ्ट। ठीक है, अब गिफ्ट में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान से सुनना। गिफ्ट के 3 कैटेगरीज हैं। जो कैटेगरी अपन ने गिफ्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था वो नहीं, अब यहां पे मैं जो कैटेगरी बना रहा हूं वो टोटली अलग है। हमने गिफ्ट का पूरा एक लेक्चर पढ़ा, उसमें हमने गिफ्ट में कौन कौन सी चीजें बात की थी? कैश यानी मनी, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिर मूवेबल। यहां पे हम कौन सी गिफ्ट की बात कर रहे हैं सुनना।
अगर एम्प्लॉयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को गिफ्ट देता है, कौन किसको गिफ्ट दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है, कितने से ज्यादा? तो बोला 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, करेक्ट है। अप टू 5000 तक आपका क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। 5000 से ज्यादा अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्या दे रहा है? गिफ्ट। अब ध्यान से पता करो कि गिफ्ट किस चीज का दे रहा है, गिफ्ट कैश में है या अदर देन कैश है? अदर देन कैश, कैश में है या अदर देन कैश? अदर देन कैश में क्या आ जाएगा? काइंड, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख लो, कैश है या काइंड है, कैश है या काइंड है। अगर कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल, कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल, कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल, करेक्ट है। और अगर काइंड में है तो अप टू एग्रीगेट, अप टू एग्रीगेट 5000 तक क्या होगा बेटा? एग्जम्प्ट। 5000 तक क्या होगा? एग्जम्प्ट। कैश में है तो फुल्ली टैक्सेबल, और अगर काइंड में है तो अप टू एग्रीगेट 5000 रुपए तक का क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। ऐसा कब होगा? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है बेटा? गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। अब ये चाहे कैश वाला गिफ्ट हो या काइंड वाला गिफ्ट हो, ये दोनों टैक्सेबल कहां होगा? तो बोला अंडर द हेड सैलरी। आ रही है बातें समझ में? तो हमने क्या पढ़ा कि अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर दे रहा है, किसको? एम्प्लॉई को, ठीक है। पता करो कैश का है या काइंड का है। कैश का तो फुली टैक्सेबल और काइंड में अप टू एग्रीगेट 5000 रुपए तक एग्जम्प्ट है, और ये सीधा सीधा कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में, करेक्ट है। तो इसको हम सैलरी चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर गिफ्ट आपको मिल रहा है ड्यू टू, गिफ्ट आपको कैसे मिल रहा है बेटा? ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये गिफ्ट टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड पीजीबीपी। अब बोलोगे अमित सर एक एग्जांपल दोगे क्या? मान लो परिणीत का जो है एक मोबाइल की दुकान है, करेक्ट है। अब कोई नया ब्रांड अभी मार्केट में आया मोबाइल का, ठीक है। मान लो वो नए ब्रांड का जो प्रमोटर है और ओनर है और इन्वेंटर जो है वो मान लो अपना शुभम है। तो शुभम ने एक नया ब्रांड बनाया, अब मार्केट में इसको सेल करवाना है, तो ये टारगेट किसको करेगा? जितने भी डीलर्स हैं, ठीक है। तो शुभम ने क्या देखा कि परिणीत एक ऐसा डीलर है जिसकी ह्यूज मार्केबिलिटी है, तो शुभम ने किसको पकड़ा? परिणीत को पकड़ा, बोला कि आपको मेरे मोबाइल की प्रमोशन करनी है और सेल करनी है। अगर आपने 2022 में टिल दिवाली तक अगर मेरे 3 लाख पीसेस बेच दिए ना, या 4 लाख पीसेस बेच दिए, तो मैं आपको एक गिफ्ट करूंगा स्कॉर्पियो कार। ये जो इसको कार गिफ्ट मिल रही है ना, वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी? क्यों? ये गिफ्ट क्यों मिल रहा है? ड्यू टू बिजनेस। समझ में आ रहा? तो अगर डीलर को कोई गिफ्ट मिलेगा तो सीधा वो कहां टैक्सेबल कर देगा? अंडर द हेड बिजनेस। समझ में आ गया? इन दोनों को छोड़ के जितनी भी अदर गिफ्ट होगी वो कहां टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो अपन ने जो एक पूरा सेपरेट लेक्चर पढ़ा था वो किसका पढ़ा था? इस वाले का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये दोनों चीजें हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? ये वाला सैलरी चैप्टर में और ये पीजीबीपी में, करेक्ट है। यहां तक याद हो गया? तो देखो दो बातें हमने क्या पढ़ी। डिविडेंड की इनकम कहां टैक्सेबल होती है? अदर सोर्स में। गिफ्ट की इनकम बेटा कहां टैक्सेबल होती है? अदर सोर्स में। इतना याद हो गया सबको? डिविडेंड की इनकम कहां टैक्सेबल? अदर सोर्स। गिफ्ट की इनकम कहां टैक्सेबल? अदर सोर्स। चलो रट्टा मारो। गिफ्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है, कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल। गिफ्ट इन काइंड 5000 रुपए तक एग्जम्प्ट, बाकी सब टैक्सेबल, लेकिन कौन से हेड में? अंडर द हेड सैलरी। अगर गिफ्ट तुझे मिल रहा है ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड पीजीबीपी। और अदर गिफ्ट कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। क्लियर हो गया यहां तक? पक्का? तो दो बातें क्लियर हो गई। चलो थर्ड हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। थर्ड जो हमारा इनकम टैक्सेबल होता है कहां पे? अदर सोर्स में। वो है आपका फैमिली पेंशन, ठीक है। अब इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। फैमिली पेंशन कैसे टैक्स लगेगा उस बात को समझो। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको फैमिली पेंशन कितना मिला है? आपको फैमिली पेंशन कितना मिला है? ठीक है।
उस फैमिली पेंशन में आपको लेस कर देना है क्या बेटा, डिडक्शन। लेस क्या कर देना है, डिडक्शन। ठीक है, कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, तो बोला 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन मतलब ये वाला जो पेंशन है उसका 1/3, ये वाला जो पेंशन है उसका 1/3, और ₹15,000 पर एनम, ₹15,000 पर एनम, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो ये यहां से क्या कर देना बेटा, इतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और बाकी जो भी अमाउंट आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कहां पे टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। करेक्ट है। तो अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रहा है तो फैमिली पेंशन में जितना भी आपको फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 निकाल लीजिए और उसको कंपेयर कर दीजिए 15,000 पर एनम से, विच एवर इज लेस, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एग्जम्प्ट, और बाकी क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अगर आपको ये जो फैमिली पेंशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, मिलिट्री वाले पर्सन को, मिलिट्री पर्सन को, तो बेटा ये एग्जम्प्ट होता है। तो ये क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। मिलिट्री वाले पर्सन को या पैरा मिलिट्री वाले पर्सन को जो फैमिली पेंशन होता है ना, शहीद हो जाते हैं मिलिट्री वाले लोग तो उनके फैमिली को पैसे मिलते हैं, तो वो इनकम पूरा क्या होगा बेटा, एग्जम्प्ट। ठीक है, इसको नोट पे लिख लेना, एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा, याद रहेगा। क्या पढ़ा हमने कि अगर मिलिट्री वाली फैमिली को कोई पेंशन मिलता है तो दैट पेंशन विल बी एग्जम्प्ट, दैट पेंशन विल बी एग्जम्प्ट। करेक्ट है। चलो अब यहीं पे बेटा एक दूसरा नोट भी याद रखो। आपको पता है अपने कंट्री में बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया जाता है और हर एक अवार्ड का कुछ ना कुछ नाम है, जैसे पद्मश्री होता है, भारत रत्न होता है, ये सारे अवार्ड बेटा एग्जम्प्ट होते हैं फ्रॉम टैक्स, याद रहेगा। तो ये अवार्ड का भी लिख लीजिएगा, ये सारे अवार्ड्स क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। करेक्ट है, जो बेटा किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलता है। ठीक है, अब ये नहीं बोलोगे कि सर मैन ऑफ द मैच जो मिल रहा है वो सब नहीं, वो इनकम है उस खिलाड़ी की। समझ में आ रहा, मैं किसके अवार्ड की बात कर रहा हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अवार्ड देती है वो सारी की सारी अवार्ड क्या होती है, एग्जम्प्ट। ये 3 बातें आप लोगों को समझ में आ गई, पक्का। चलो आगे, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल होती है, गिफ्ट की इनकम टैक्सेबल होती है, और फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन में ये फॉर्मूला, इसके ऊपर बेटा एमसीक्यू और प्रैक्टिकल सम्स तो एक पक्का आता है। चले आगे, चलिए रफ करूं। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं बेटा ये सेक्शन नंबर 56 ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा इनकम है वो है बेटा रॉयल्टी। रॉयल्टी की जो इनकम होती है ये भी कहां टैक्सेबल होती है, अदर सोर्स में। अब ये रॉयल्टी बेटा चाहे तेरा कॉपीराइट का हो चाहे पेटेंट का हो, समझ में आ रहा। कॉपीराइट का मतलब जब हम लिटरेचर कुछ लिखते हैं तो उसके ऊपर कॉपीराइट मिलता है, और जब हम कोई इन्वेंशन करते हैं तो उसके ऊपर पेटेंट मिलता है। करेक्ट है। अब ये कॉपीराइट और पेटेंट हमने किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया तो वो मुझे क्या देगा, रॉयल्टी। दैट रॉयल्टी विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट आ जाइए, इंटरेस्ट। किसी भी टाइप का इंटरेस्ट मिला आपको, सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिला, आपने किसी को लोन दिया उससे आपको इंटरेस्ट मिला, डिबेंचर से आपको इंटरेस्ट मिला, बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिला, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट मिला वो कहां टैक्सेबल होगा बेटा, अदर सोर्स में। लेकिन यहां पे अगेन एक नोट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटी से, किससे मिलता है बेटा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या आ गया, बॉन्ड्स आ गया, डिबेंचर आ गया। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटी से, और जो आपका सिक्योरिटी है वो स्टॉक इन ट्रेड वाला है, कैसा है, स्टॉक इन ट्रेड, मतलब मेरा बिजनेस है, तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, याद रहेगा। अगर आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है किससे मिल रहा है, सिक्योरिटी से मिल रहा है, और आपका वो सिक्योरिटी कैसा वाला है, स्टॉक इन ट्रेड वाला है, तो कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट कौन सा वाला, स्टॉक इन ट्रेड, स्टेप एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड की वजह से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा सिक्योरिटी के ऊपर वो कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। इतनी बातें समझ में आ गई, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है आपका सबलेट ऑफ
हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे लिखो, रेंटल इनकम ऑफ सबलेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम ऑफ सबलेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को सबलेट किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एग्जांपल देखो बेटा, मिस्टर ए जो है वो ओनर है। मिस्टर ए क्या है बेटा? ओनर है। किस चीज का ओनर है? घर का। मिस्टर ए क्या है? ओनर है घर का। मिस्टर ए ने घर को लेट आउट किया मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन है? टेनेंट। मिस्टर बी कौन है? टेनेंट। तो मिस्टर बी जो मिस्टर ए को रेंट देगा, दैट विल बी द रेंटल इनकम, दैट विल बी द रेंटल इनकम। और ये रेंटल इनकम बेटा टैक्सेबल होगा, ये रेंटल इनकम टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। किसके हैंड में? मिस्टर ए के हैंड में। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए इज द ओनर। ये हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया? इसी घर को किराए पे लगा दिया मिस्टर सी को। तो इस कंसेप्ट को लॉ मेकर ने नाम दिया है सबलेट का। ठीक है, अब मिस्टर सी जो है वो रेंट दे रहा है किसको बेटा? मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी के लिए वो क्या माना जाएगा? रेंटल इनकम। ठीक है, लेकिन क्या मिस्टर बी घर का ओनर है? नहीं ना। तो अब क्या बोला कि ये रेंटल इनकम मिस्टर बी के हैंड में टैक्सेबल होगा। लेकिन कैसे? पता करो कि ये जो रेंटल इनकम है ये रेगुलर है या ओकेजनली है। मतलब रेगुलर का मतलब ऐसा वो हमेशा करता है, वो घर किराए पे लेता है और फिर दोबारा किराए पे चढ़ा देता है। तो बोला ये टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। और अगर ओकेजनली है तो कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में आ गया? रेगुलर होगा तो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। और ओकेजनली होगा तो कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो देखो यहां पे हमने दो बातें समझी। मिस्टर ए जो घर का ओनर है वो किराए पे लगा रहा है मिस्टर बी को। मिस्टर बी जो रेंट दे रहा है दैट इज द रेंटल इनकम टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए क्या है बेटा? ओनर है। लेकिन मिस्टर बी जो घर किराए पे लगा रहा है मिस्टर सी को, अब सी जो रेंट दे रहा है मिस्टर बी को, दैट विल बी द आल्सो रेंटल इनकम। बट मिस्टर बी क्या है? ओनर नहीं है। तो ये कहां टैक्सेबल होगा बेटा? पता कीजिए। क्या ये रेगुलर बेसिस पे है तो पीजीबीपी, और अगर नॉन रेगुलर बेसिस है, कभी कभी है, तो कहां टैक्सेबल होगा बेटा? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। करेक्ट है? कोई डाउट? कोई डाउट? चलो हो गया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इनकम देखो, रेंट फ्रॉम लेट आउट, रेंट फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। आप किसको लेट आउट कर रहे हो बेटा? प्लांट एंड मशीनरी को और फर्नीचर को, और उससे आपको क्या आ रहा है? रेंट। तो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। लेकिन इसमें अब एक नोट याद रखना। पता करो कि जो आपने प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर को लेट आउट किया है वो बिल्डिंग के साथ है या बिल्डिंग के सेपरेटली है। फॉर एग्जाम्पल अपने इस क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा ये क्लास, मेरे इस क्लास में बेटा बेंचेस, एसी, फैन सब लगा हुआ है। करेक्ट है? अब मान लो सोमेश भी अपना एक क्लास ओपन कर रहा है, सोमेश का जो भी क्लास हो, अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है? क्यों? बेंचेस वगैरह नहीं लगाना चाहता, रूम किराए पे नहीं लेना चाहता। तो ये मेरे पास आया और बोला अमित सर क्या आपका जो क्लास है वो 2 घंटे के लिए खाली पड़ा है क्या? मैंने बोला हाँ है ना खाली। तो सर ये 2 घंटे मैं इस्तेमाल करूंगा, आपका जो भी रेंटल होगा मैं आपको पे करूंगा। अब एक बात बताओ, ये भी स्टूडेंट को ही पढ़ाने जा रहा है ना,
तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, बेंच की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो क्लास किराए पे ले रहा है। अब ये मुझे मान लो 300 पर आवर दे रहा है, 2 घंटे का मुझे कितना देगा, 600 देगा। वो देखा जाए वो 600 मेरे लिए क्या है, इनकम है। एक बात मुझे बताओ, मैंने किराए पे क्या लगाया, क्लास के साथ साथ मैं क्या दे रहा हूं इसको, फर्नीचर दे रहा हूं, फैन, एसी, इलेक्ट्रिसिटी सब दे रहा हूं मैं इसको। क्या इसको किसी बात की टेंशन है, सिर्फ मुझे कितना पे कर देगा, 600 रुपए दे देगा। मान लो सोमेश जो है पूरे मंथ में मुझसे क्लास किराए पे लेता है टोटल 30 आवर्स के लिए, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 300 पर आवर है, तो कितना इनकम आ गया बेटा, 9000। ये 9000 मेरे लिए क्या माना जाएगा, इनकम। सवाल ये उठा कि सर ये टैक्सेबल कहां होगा, क्यों, क्योंकि मैंने किराया क्या लगाया बेटा, क्लास, लेकिन क्लास के साथ फर्नीचर भी गई है ना। तो अब पता करो, ये मेरा बिजनेस है, मैंने सिर्फ क्लास ले रखा है और मैं लोगों को ऐसे ही किराए पे देता हूं। तो मुझे बताओ ये बिल्डिंग का जो किराए पे जाएगा इसका वजूद कब होगा, जब इसके साथ बेंच भी जाए। या मैं सोमेश को बोलूंगा भाई तू बेंच अपना लेके आइयो, एसी अपना लेके आइयो, फैन अपना लेके आना, नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि जो 9000 का जो मुझे रेंट मिल रहा है ना, इसमें रेंटल चार्ज किस चीज का है, फर्नीचर का भी है, प्लांट एंड मशीनरी का भी है ना। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, अब इसको टैक्सेबल कर दो, कहां बेटा, बिजनेस में। कहां टैक्सेबल कर दो, बिजनेस में, क्योंकि ये सेपरेबल नहीं है, ये सेपरेबल नहीं है। लेकिन अगर ये सेपरेबल होता तो बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में, और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का अदर सोर्स में। समझ में आ गया। अगर रेंट सेपरेबल नहीं है तो सीधा कहां चार्ज कर दो, बिजनेस में, और रेंट अगर सेपरेबल है तो कहां चार्ज करो, अदर सोर्स में। आ रही है बातें समझ में, पक्का। चलिए नेक्स्ट है आपका बेटा सिटिंग फीस। नेक्स्ट क्या है आपका, सिटिंग फीस। सिटिंग फीस पता है किसको मिलता है, डायरेक्टर्स को मिलता है। किसको मिलता है, डायरेक्टर को मिलता है। अब ये कौन से डायरेक्टर को मिलता है बेटा, पार्ट टाइम डायरेक्टर को मिलता है। पार्ट टाइम डायरेक्टर का मतलब होता है जो मीटिंग तो मीटिंग आएगा, मीटिंग अटेंड करके वो चला जाएगा। तो डायरेक्टर को जो सिटिंग फीस मिलता है ना बेटा, एक बात मुझे बताओ, इस सिटिंग फीस के ऊपर बेटा एक टीडीएस भी कटता है। याद आ रहा कुछ, जिन बच्चे ने टीडीएस पढ़ रखा है जरा सेक्शन बता दो, कौन से सेक्शन में जाता है टीडीएस। सर ऐसे मजाक सुबह सुबह नहीं करते, कौन सेक्शन में जाता है, करेक्ट आंसर बेटा 194 जे। इसने सीरियस ले लिया मजाक को। सिटिंग फीस किस में जाता है बेटा, 194 जे में इसका टीडीएस जाता है। 194 जे में इसका क्या जाता है बेटा, टीडीएस जाता है। अब ध्यान से समझना बेटा, मान लेते हैं कि एक डायरेक्टर है अपना शुभम बेटा। शुभम जो है वो टाटा कंपनी का डायरेक्टर है। शुभम क्या है, टाटा कंपनी का डायरेक्टर है। और कैसा वाला डायरेक्टर है, पार्ट टाइम है, करेक्ट है, पार्ट टाइम है। और सिर्फ शुभम टाटा का ही नहीं, रिलायंस का भी, इन्फोसिस का भी, ठीक है, इन सब का डायरेक्टर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब हो क्या रहा है, शुभम को पर मीटिंग का 1 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। पर मीटिंग का कितना मिलता है बेटा, 1 लाख रुपया मिलता है। अब लॉ मेकर क्या बोलता है कि जो भी कंपनी इसको सिटिंग फीस देगी ना, उस सिटिंग फीस में से आप क्या कट कर लेना, टीडीएस डिडक्ट कर लेना। क्या कट कर लेना, टीडीएस डिडक्ट कर लेना। हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि टीडीएस बेटा 10% गवर्नमेंट ने बोला है डिडक्ट करने को। कितना बोला है, 10% टीडीएस। बाकी मैं 194 जे जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कितना टीडीएस कटेगा। अभी बस एग्जांपल के लिए हम क्या लिख रहे हैं, 10%। तो अब मुझे बताओ, शुभम का 10% टीडीएस काट के शुभम को पैसा मिलेगा, तो 10% बेटा 1 लाख का कितना होगा, 10,000। यानी शुभम को इन हैंड कितना आएगा, 90,000। ये 90,000 शुभम के लिए माना जाएगा क्या बेटा, नेट इनकम, क्योंकि इस इनकम में से क्या डिडक्ट हो चुका है, टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। लेकिन जब शुभम अपना आरओआई फाइल करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, कहां पे, अंडर सेक्शन 139 में, जब ये अपना रिटर्न फाइल करेगा, कब, असेसमेंट ईयर में, उस रिटर्न में शुभम को इस 90,000 को ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेगा ग्रॉस में, जितना उसको रिसीव हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, 5वीं क्लास का मैथ है, यूनिटरी सिस्टम। एक बात मुझे बता, शुभम का कितना टीडीएस कटा, 10%। इसका मतलब ये जो मिला ये कितना है, 90% है।
90% नेट है, आपको क्या बोल रहा है ग्रॉस निकालो, तो ग्रॉस हम किस में निकालेंगे 100% में ना। तो बस फॉर्मूला क्या बन गया, कितना मिला मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स, टैक्स कितना गया है 10 ना, तो हम क्या कर देंगे 90, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख। अगर टैक्स गया होता 20 तो माइनस भी कितना करते 20, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अगर टैक्स 20 गया होता तो ये कितना होता 80%, तो हमें किस में कन्वर्ट करना होता 100%। यूनिटरी सिस्टम ऐसे लगाते हैं ना। अब ये कितना है 90% है, तो इसका 100% कितना होगा, समझ में आ रहा। तो जब भी, अब ध्यान से, अगर आपके एग्जाम में डायरेक्टर सिटिंग फीस लिखा हुआ है, करेक्ट, और उसके आगे लिखा हुआ है 90,000 या 1 लाख का अमाउंट और लिखा हुआ है ग्रॉस, तो अपन को ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सीधा उस 1 लाख के ऊपर टैक्स दे दो, ठीक है। लेकिन अगर उस 1 लाख के आगे में लिखा हुआ है नेट, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में। क्यों ऐसा, बिकॉज 194J की वजह से सेटिंग फीस में से क्या कट जाता है बेटा, टीडीएस कट जाता है। आ रही है बातें समझ में। तो ध्यान से, जितने भी अदर सोर्स वाले इनकम में अगर टीडीएस की एप्लीकेशन आती है, तो टीडीएस की वजह से अदर सोर्स का इनकम ऑलवेज किस में आता है बेटा, नेट में, तो तुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में, ठीक है। तो एग्जाम में अगर मान लो सीधा लिखा हुआ है 90,000, आगे ना तो नेट लिखा हुआ है ना तो ग्रॉस लिखा हुआ है, इसको ऑलवेज ग्रॉस मानना है। लेकिन एग्जाम में 90,000 लिख के आगे क्या लगा दिया नेट, तो तुझे उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक बात मुझे बताओ, ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए अपन को टीडीएस का रेट याद होना चाहिए नहीं। यहां पे तो मैंने 194J का जस्ट एग्जांपल लिया, जब टीडीएस का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 194J का टैक्स क्या है, करेक्ट है। तो इसीलिए बेटा अगर कोई इनकम ऐसी है जहां पे टीडीएस लगने वाला है, तो हमें टीडीएस का रेट भी पता होना चाहिए। अदर सोर्स की इनकम निकालने टाइम में टीडीएस का रेट अगर हमें नहीं पता है, तो फिर हमारे लिए ग्रॉस और नेट में क्या हो जाएगा दिक्कत। और ऐसा दिक्कत कब होगा, जिस इनकम के ऊपर टीडीएस काटना क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने कंपलसरी, वहां पे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आ रही है बातें समझ में। तो डायरेक्टर सिटिंग फीस समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद जो हमारी इनकम बेटा यहां पे टैक्सेबल है, वो है हमारा लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। क्या बोला मैंने, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ठीक है। चलो श्री बेटा जल्दी बताओ, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के ऊपर कौन से सेक्शन में टीडीएस जाता है। छोटी सौरभ, शायद से 194 आगे डबल बी, नालायक, दिल तोड़ दिया। सेक्शन 194B, अच्छा बी, ठीक है। और इसी में बेटा एक और इनकम है हॉर्स रेस, ये बी 194BB। याद करो मैंने उस टाइम समझाया था, बी फॉर बड़े लोग, डबल बी फॉर बहुत बड़े लोग। तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग में लगाते हैं, करेक्ट है। जैसे केबीसी का पैसा बताओ कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगा, टीडीएस कौन से सेक्शन में जाएगा, केबीसी 194B में, करेक्ट है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि 194B के टीडीएस का रेट कितना है 30, 194BB के टीडीएस का रेट कितना है 30, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग से पैसा मिला तो ऑलवेज क्या कट के मिलेगा, टीडीएस। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अब मैं ऐसा बोलूं कि लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग का जब भी मुझे पैसा मिलेगा वो 70% होगा, क्योंकि टीडीएस कितना जाएगा 30%, तो अपन को उसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रॉस में। आ रही है बातें समझ में, पक्का। और ये दोनों इनकम बेटा कहां टैक्सेबल होती है, अंडर द हेड अदर सोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान से, अगर आपको कोई एग्रीकल्चर इनकम होता है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कहां से बेटा, आउटसाइड इंडिया से। अगर आपको कोई एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया से होता है, दैट एग्रीकल्चर इनकम विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया क्या होती है बेटा, एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया क्या होती है, एग्जम्प्ट। लेकिन याद है जब अपन ने एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, एक धोखा है, एक धोखा है। क्यों, इंटीग्रेशन मेथड की वजह से वो एग्रीकल्चर इनकम भी क्या हो जाता है बेटा, टैक्सेबल। क्योंकि डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम को तुम ऐड करो अपने नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, ताकि उनका इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए। और मैं कौन से ब्रैकेट में आ जाऊं, 10 लाख वाले ब्रैकेट में आ जाऊं, और मेरा इनकम कितने से टैक्सेबल होना शुरू हो जाए, 30% से। आ रही है बातें समझ में।
तो हमने क्या बोला, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर बेटा सैलरी मिलता है किसको, एमपी को, एमएलए को, एमएलसी को, तो इनकी इनकम भी बेटा कहां टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स में। ये पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है, एमपी, एमएलएज और एमएलसी, ठीक है। इनको जो सैलरी मिलेगा कहां टैक्सेबल होगा बेटा, अंडर द हेड अदर सोर्स। नेक्स्ट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, किससे इंटरेस्ट मिलता है, ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, तूने इनकम टैक्स ज्यादा भर दिया, तो ज्यादा भर दिया तो तुझे क्या मिलेगा, रिफंड। अब तूने डिपार्टमेंट को क्या बोला कि सर रिफंड तो दे रहे हो, साथ में लगे हाथ जरा इंटरेस्ट भी दे देना, क्योंकि लेट दे रहे हो रिफंड। तो डिपार्टमेंट ठीक है, मैं भी लगे हाथ क्या काट लूंगा उसमें, टैक्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई डाउट यहां तक। तो जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, तुमने ज्यादा टैक्स भर दिया तो तुम्हें टैक्स क्या मिल रहा है, रिफंड। अब तुम डिपार्टमेंट को क्या बोल रहे हो कि सर रिफंड के ऊपर मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, ठीक है अपन को भी क्या चाहिए, टैक्स। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आती है तो वो सीधा कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड से इनकम आ गया, कहां टैक्सेबल, अदर सोर्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड का कोई हेड था क्या स्पेसिफिकली, नहीं ना, तो सीधा इनकम कहां टैक्सेबल हो जाएगी, अदर सोर्स में। यहां तक बेटा कोई डाउट, पक्का, रफ करूं, लिख लिया सबने यहां तक। चलिए अब ध्यान से, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली बातें अगेन कैपिटल गेन टॉपिक में दोबारा समझाऊंगा, अभी के लिए पहले समझो लॉ मेकर क्या बोल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन, अब बोलोगे अमित सर ये इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन क्या होता है, समझो। मेरी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। अब मेट्रो प्रोजेक्ट में अगर कोई मेरा लैंड आ गया तो गवर्नमेंट तो जबरदस्ती लेगा ही लेगा, उसका मुझे क्या देगा, कॉम्पनसेशन देगा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जो कॉम्पनसेशन तुझे मिला ना वो तुझे कम मिला, तो तुमने गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर दिया, केस फाइल कर दिए, तो गवर्नमेंट ने तुझे और कॉम्पनसेशन दिया। मान लेते हैं तेरा लैंड कंपलसरी एक्वायर हुआ 2022 में, करेक्ट है, और गवर्नमेंट ने तुझे 60 लाख के कंपनसेशन 60 लाख का दिया। अब आप क्या बोल रहे हो, सर 60 लाख का कंपनसेशन मेरे लिए कम है, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है, आपने उनके अगेंस्ट क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। 2026 में मान लो आप वो केस जीत गए और हाई कोर्ट की ऑर्डर की वजह से गवर्नमेंट को क्या बोला गया कि आपको इसको 60 लाख और देना होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्पनसेशन क्या हो गया, इनहैंस्ड हो गया। अब टेक्निकली समझो बेटा, एक बात मुझे बताओ, ये 60 लाख क्यों मिले, एसएससी ने केस फाइल किया तभी मिला, अगर केस नहीं फाइल करता तो क्या मिलता, क्या बिल्कुल नहीं मिलता। अब एसएससी क्या बोल रहा है कि सर टेक्निकली ये पैसा मुझे 2022 में मिलना चाहिए था, टेक्निकली ये पैसा कब मिलना चाहिए था, 2022 में मिलना चाहिए था, ये इतना टाइम हो गया, ठीक है, तो मुझे जो पैसा मिला है ना इसका मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी चाहिए। क्यों, अगर ये पैसा 2022 में मिला होता तो मैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता, उससे क्या कमाता, इनकम कमाता, तो मुझे इस पैसे का क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट, क्या मांग रहा है वो, इंटरेस्ट। तो डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है, इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा ना, अब ये भी डिपार्टमेंट ने क्या बोला, बेटा ठीक है, तू क्या मांग रहा है मुझसे, इंटरेस्ट, क्या मांग रहा है मुझसे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या मानूंगा मैं, इनकम, फटाफट क्या पे करो इसके ऊपर, टैक्स। हाई कोर्ट ने बोला अपना दिमाग ठिकाने पे रखो जरा, हाई कोर्ट ने क्या बोला गवर्नमेंट को, अपना दिमाग कहां रखो, ठिकाने पे रखो। ये इंटरेस्ट क्यों मांग रहा है वो आपसे, ये इंटरेस्ट क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपने जब पेमेंट नहीं दिया टाइम पे तो इन्होंने केस फाइल किया, और केस फाइल करके हमने इनको क्या बोला, इनहैंस कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। आपको ये पैसा कब दे देना चाहिए था, 22 में। अब इंटरेस्ट तो आपकी गलती से उसको मिल रहा है ना, ठीक है, अगर आपने पैसा 2022 में ही दे दिया होता तो क्या वो आपसे इंटरेस्ट मांगता,
बिल्कुल नहीं मांगता। क्या वो आपके ऊपर केस फाइल करता? बिल्कुल नहीं फाइल करता। तो आपने तो उसके साथ गलत किया ना, उसको तो रेमेडी हमने दिलवाई। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, ना जी ना, हम तो टैक्स लेंगे इंटरेस्ट के ऊपर। हाईकोर्ट ने बोला ठीक है आप लो, लेकिन 50% इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा। मतलब अगर आपको इनहैंस कॉम्पनसेशन की वजह से 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 10 लाख का सीधा सीधा 50% क्या हो जाएगा बेटा, एग्जम्प्ट, यानी 5 लाख रुपए के ऊपर ही क्या लगेगा, टैक्स। तो अगर आपका इंटरेस्ट मिला है ऑन इनहैंस कॉम्पनसेशन, तो क्या बोल रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कि 50% क्या होगा बेटा, एग्जम्प्ट। हम पूरे इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, 50% क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? तो हमें याद क्या रखना है कि अगर इंटरेस्ट मिला है ऑन इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन तो 50% क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। क्लियर है? आप इसको एग्जम्प्ट की जगह पे डिडक्शन लिखो, सही वर्ड रहेगा। और ये डिडक्शन अंडर सेक्शन बेटा 57 मिलता है। याद है अपन को, मैंने फैमिली पेंशन में भी आपको डिडक्शन बताया था, कितना, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, वो भी डिडक्शन 57 में ही मिलता है। ये बातें समझ में आ गई बेटा? इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कॉम्पनसेशन 50% का क्या मिल जाएगा आपको, डिडक्शन मिल जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आपको पता है कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पेपर सेट करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में सीएमए या सीए या सीएस का पेपर सेट होता है ना, तो पेपर सेट के लिए किसी न किसी बहुत ह्यूज नॉलेज वाली फैकल्टी को बुलाया जाएगा, वो पेपर सेट करेंगे। दूसरा, जब आप एग्जाम लिखोगे, चेक भी तो करनी है, तो उसके लिए भी किसी न किसी टीचर को बुलाया जाएगा। तो एक इनकम ऐसा होता है कि पेपर चेकिंग करने का इनकम होता है, एक इनकम ऐसा होता है जो पेपर सेट करने का इनकम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके इंस्टीट्यूट की बात कर लो, आपके इंस्टीट्यूट में बेटा कभी कभी आपको बुलाया जाता है सेमिनार के लिए, आ जाओ, एक बड़ी सी फैकल्टी आ रही है, वो आपको कुछ गाइडेंस देगी। क्या वो फैकल्टी फोकट में आएगा? 6 घंटे या 7 घंटे का वो बोलेगा, क्या फोकट में बोलेगा? बिल्कुल नहीं ना। क्या लेगा उसके, वो पैसे लेगा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आपको पेपर चेकिंग का क्या मिलता है, मनी, पेपर चेकिंग का क्या मिलता है बेटा, मनी, पेपर सेटिंग का मनी मिलता है, पेपर सेटिंग का क्या मिलता है आपको, मनी, और क्या मिलता है, सेमिनार, सेमिनार का आपको क्या मिलता है बेटा, फीस। ये सारी की सारी इनकम कहां टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स में। याद रहेगा, पेपर चेक करने का आपको पैसा मिलता है, पेपर सेट करने का आपको पैसा मिलता है, या फिर आप कोई सेमिनार करते हो उसका पैसा मिलता है, तो कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड अदर सोर्स। करेक्ट है? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, पहले ये क्या होता है समझो। मान लो शुभम टाटा कंपनी का डायरेक्टर है, और टाटा कंपनी को भी पता है शुभम हमारी जान है, इसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अब टाटा कंपनी क्या चाहती है कि शुभम को कुछ ना हो, तो शुभम के हेल्थ के लिए टाटा कंपनी ने मान लो 3 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है। समझ में आ रहा? अब एक बात बताओ, ये पॉलिसी किसने निकलवाई है, कंपनी ने। किसके लिए, अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। कौन से एम्प्लॉय के लिए, जो बहुत ही की पर्सन है, बहुत ही खास एम्प्लॉय है, उसके बिना कंपनी में कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसको कुछ हो ना, इसी वजह से कंपनी क्या निकाल के रखती है बेटा, पॉलिसी। समझ में आया? अब एक बात सुनो, जब ये पॉलिसी बेटा मैच्योर होगी, ठीक है, तो अब इसमें 3 बातें हो सकती है। पहला, इस मैच्योरिटी का पैसा या तो एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉई रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है बेटा, एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर एम्प्लॉयर रिसीव करेगा तो बताओ कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड PGBP, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय रिसीव करेगा तो कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय रिसीव करेगा तो कहां टैक्सेबल होगा बेटा, अंडर द हेड सैलरी। और मान लो ये पैसा एनी अदर पर्सन रिसीव कर रहा है, एनी अदर पर्सन, तो कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रट जाओ सीधा, याद रहेगा।
कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कौन रिसीव कर रहा है? एम्प्लॉयर। कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। कौन रिसीव कर रहा है? एम्प्लॉई। कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। कौन रिसीव कर रहा है बेटा? एनी अदर पर्सन। कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। कोई डाउट? पक्का? अब ध्यान से बोलोगे अमित सर ये वर्ड जो है ना थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, ये वाला कीमैन तो आपने बता दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी। शुभम क्या बोल रहा है, सॉरी सौरभ क्या बोल रहा है? अमित सर मेरे पापा ने भी मेरे लिए LIC ले रखा है, मैं भी पापा का बहुत खास हूं, लाडला हूं सर। मेरे पापा ने भी मेरे लिए क्या ले रखा है? LIC। अब मैं ही पापा का बहुत लाडला हूं। बस एक अलग बात है कि शुभम की तरह इतना लाडला नहीं हूं कि वो एम्प्लॉई है, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं सर। ठीक है। अब मान लो शुभम सौरभ के पापा ने सौरभ के लिए 20 लाख की पॉलिसी ले रखी है, करेक्ट है। अब ये पॉलिसी का पैसा बेटा मैच्योर होगा तो रिडीम किया जाएगा। पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? अगर आपने LIC ले रखा है, LIC का जो मैच्योरिटी में पैसा रिडीम होगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है बेटा। फुल्ली क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10)(d) बट सब्जेक्ट टू अंडर सेक्शन 80C। ठीक है। तो जब मैं आपको डिडक्शन वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा और फिर उस टाइम बताऊंगा कि LIC में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग से LIC अपना ओपन करवाना। अगर ऐसे LIC ओपन करवाओगे जैसे मैं बताऊंगा तो आपका LIC का पूरा पैसा क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी वाला एग्जम्प्ट, चाहे वो 100 करोड़ ही क्यों ना हो। आ रही है बातें समझ में? तो इसको फुल अभी सिर्फ इतना रट्टा मारना है कि LIC में अगर हमें पैसा मिलता है तो वो 10(10)(d) में क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। लेकिन कैसे LIC लेना वो सब हम डिडक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि LIC हमें कैसे ओपन करवाना चाहिए। याद रहेगा? तो देखो अपन ने क्या पढ़ा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है तो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है तो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, एनी अदर पर्सन कर रहा है तो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। LIC से अगर आपको मैच्योरिटी में पैसा मिल रहा है तो टैक्सेबल। अच्छा चलो, आपको एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन पूछ दिया, मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जम्प्ट, नन ऑफ द अबव। क्या ठोक के आओगे? ऑप्शन मैंने 4 बोले, अमाउंट रिसीव एज अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जम्प्ट और नन ऑफ द अबव। क्या लिख के आओगे? टैक्सेबल, क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी देखो कहीं भी अपन ने एग्जम्प्ट लिखी है, सब जगह पे क्या लिखा है? टैक्सेबल। अब बच्चा पता है इस नोट को दिल पे लगा लेता है, ठीक है भाई दिल पे लगाओ, लेकिन इसको दिमाग पे तो लगाओ, इसको तो कम से कम दिमाग पे लगाओ। ये क्या बोल रहा है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कहीं मैंने एग्जम्पशन लिखा है? मैंने एग्जम्पशन सिर्फ तुझे कहां लिखा? LIC पे ना। तो इस बात की तुम इस पे क्यों बोल रहे हो? नो डाउट दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस तो है ना। आ रही है बातें समझ में? पक्का क्लियर हो गया यहां तक? चलिए चलो आगे। चलो अब बेटा आ रहे हैं अब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जो आपके MCQ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब हम बात कर रहे हैं अगेन बेटा इंटरेस्ट की। अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की। अब इस इंटरेस्ट में हम 3 बातें पढ़ने वाले हैं बेटा। इंटरेस्ट में हम 3 बातें पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट में हम 3 बातें पढ़ेंगे। पहला, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम, कहां से? थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, रिसीव फ्रॉम लेट कॉम्पनसेशन। बताओ इसका क्या किया था हमने? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लेट कॉम्पनसेशन क्या किया था इसका? 50% डिडक्ट। तो टैक्सेबल कितना होगा? ओनली 50%। कहां पे? अंडर द हेड अदर सोर्स। करेक्ट है? अब ध्यान से, एनी अदर इंटरेस्ट, एनी अदर इंटरेस्ट
फुल्ली टैक्सेबल। क्या होता है ये? फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो पहले दो बातों को समझो। एनी अदर इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है इनहैंस कॉम्पनसेशन की वजह से तो 50% का डिडक्शन, बाकी 50% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्स। अब यहां पे जो इंटरेस्ट लिखने जा रहा हूं वो हम एग्जम्पशन वाला इंटरेस्ट लिखेंगे कि ये इंटरेस्ट टैक्सेबल ही नहीं होता है। ठीक है, एक एक करके लिखना शुरू करो। पहला, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर 1999, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर 1999, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा बेटा 10 क्लॉज 15 में। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो सीधा क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट। नेक्स्ट, पूरा अमाउंट? यस, पूरा अमाउंट। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन, ये भी 10-15 में क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट। ये भी क्या हो जाएगा आपको 10-15 में? एग्जम्प्ट। देन नेक्स्ट, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका? एग्जम्प्ट। नेक्स्ट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका? एग्जम्प्ट। ये भी एग्जम्प्ट होगा 10-15 में, ये भी एग्जम्प्ट होगा 10-15 में। अब ध्यान से बेटा, ये यहां पे खत्म है, इसी की बातें मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्या जाएगा? नेक्स्ट देखो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट। ये कहां एग्जम्प्ट होगा? तो सेक्शन 10-11 में, सेक्शन 10 क्लॉज 11 में आपका ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये एग्जम्प्ट होगा बेटा 10 क्लॉज 15 में, 10 क्लॉज 15 में। नेक्स्ट, ये आ रहा है रिलीफ बॉन्ड बाय आरबीआई, रिलीफ बॉन्ड बाय आरबीआई, ये भी एग्जम्प्ट होगा बेटा 10-15 में। तो ये जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है ये क्या है बेटा? फुल्ली एग्जम्प्ट। ये जो भी इंटरेस्ट आपको मिला ये क्या है आपका? फुल्ली एग्जम्प्ट। रट के जाना पूरा, एमसीक्यू में आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, दूसरी बात, पहले एक चैप्टर बेटा मैं नहीं पढ़ाया करता था, सेक्शन 10 वाला चैप्टर, जो आपके मॉड्यूल में आपने देखा होगा, एग्जम्पशन करके एक पूरा सेक्शन है। इस बार मैं वो चैप्टर भी आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन 10 वाला, जिसमें हम पूरे एग्जम्पशन लिस्ट पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट। करेक्ट है? याद हो गया ये बात है? चलो सीधा रट्टा मारना है। एनी अदर इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पनसेशन 50% डिडक्ट, बाकी 50% टैक्सेबल। और अगर इंटरेस्ट अपन को मिल रहा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड से, डिपॉजिट सर्टिफिकेट से, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट से, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से, रिलीफ बॉन्ड बाय आरबीआई, ये पूरा का पूरा क्या होता है बेटा? एग्जम्प्ट होता है। करेक्ट है? चलो अब यहां पे एक नोट लिखना, आप लोग नीचे ही कंटिन्यू कर सकते हो। नोट, अगर आपको बेटा इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कहां से? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से अगर आपको क्या रिसीव हो रहा है बेटा? इंटरेस्ट। पता कर, ये जो अकाउंट है तेरा, ये सिंगल है या फिर ज्वाइंट है? सिंगल है या ज्वाइंट है? अगर तेरा ये अकाउंट बेटा सिंगल है ना, तो
3,500 पर एनम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, एग्जम्प्ट। करेक्ट है। और अगर तेरा में ये अकाउंट ज्वाइंट है ना तो 7,000 पर एनम क्या हो जाएगा। ये सारी बातें आपको सबसे ज्यादा पूछेगा, एक नंबर एमसीक्यू में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इसके। तो नोट में हमने क्या लिखा कि अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा किससे, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से, तो सिंगल अकाउंट है तो 3,500 रुपए पर एनम क्या होगा, एग्जाम्प्ट। मान लो मुझे 10,000 मिला और मेरा सिंगल अकाउंट है तो 10,000 माइनस 3,500 यानी 6,500 के ऊपर मुझे क्या देना होगा, टैक्स। लेकिन अगर मेरा ज्वाइंट अकाउंट होगा तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 7,000। ज्वाइंट समझते हो ना, दो लोगों का एक साथ, हस्बैंड वाइफ ने एक साथ ओपन करवा रखे हैं। आ रही है बातें समझ में। अब परनीत बोल रहा है सर जिसका वाइफ ना हो तो किसी और के साथ करवा लो भाई, टेंशन थोड़ी है। बेटा समझ में आ गया इंटरेस्ट वाली बात, पक्का। ठीक, अभी तक बेटा सेक्शन 56 खत्म नहीं हुआ है, ये सिलसिला भी और चलेगा। क्या यहां तक सबको याद हो गया अच्छे से, पक्का। चलिए आ जाओ बेटा, नेक्स्ट अगेन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसको। आप सबने अकाउंट्स पढ़ा है, अकाउंट्स वाले टीचर को देखा है? नहीं। एक बात मुझे बताओ बेटा, बचपन से अपने अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? उस अकाउंट्स में आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा शेयर कैपिटल वाला, पढ़ा था? नहीं। अरे नहीं था। 12वीं क्लास में शेयर कैपिटल है भाई? नहीं है। ठीक है बेटा, सर इसने पढ़ा है, साइंस वाली इसने पढ़ा होगा। ध्यान से देखो, चलो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बात समझते हैं। इतना तो सुना होगा कि शेयर्स इशू होता है प्रीमियम पे, शेयर्स इशू होता है प्रीमियम पे, करेक्ट है। तो अभी जो हम ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं कि इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, समझा? अब ध्यान से, सबसे पहले ये जो प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ओनली अप्लाई टू क्लोजली हेल्ड कंपनी। किसके ऊपर लगेगा बेटा, क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर लगेगा। बोलोगे अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी? तो बेटा एक ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं होती है, दैट इज प्राइवेट कंपनी को हम जनरली क्या बोलते हैं, इट्स अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। और सिंपल वर्ड में जहां पे पब्लिक स्टेक ज्यादा ना हो। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना होता है, 200। ठीक है, तो अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या कर रही है बेटा, शेयर्स इशू कर रही है। क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। कैसे इशू कर रही है, एट प्रीमियम। किसको इशू कर रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसको इशू कर रही है बेटा, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, ध्यान से, टू एनी रेजिडेंट शेयर होल्डर। किसको, रेजिडेंट शेयर होल्डर को। किसको बेटा, रेजिडेंट शेयर होल्डर को। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोला हमने, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम किसके ऊपर अप्लाई होगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या चेक करोगे कि क्वेश्चन में क्लोजली हेल्ड कंपनी लिखा हुआ है या नहीं। अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी, सेकंड पॉइंट, क्या कर रही है बेटा, शेयर्स इशू कर रही है। क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। कैसे इशू कर रही है, प्रीमियम पे। लेकिन किसको इशू कर रही है, रेजिडेंट। ध्यान से, बच्चा पूरा सेक्शन याद रखता है, बस वर्ड क्या भूल जाता है। ये सेक्शन नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये सेक्शन नॉन क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कंपनी क्या होनी चाहिए, क्लोजली हेल्ड। शेयर्स किसको इशू कर रहे हो, रेजिडेंट को। कैसे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे। तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अब बेटा टैक्स किसके हैंड में होगा, तो ध्यान से देखो, टैक्सेबल
अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ, बेटा क्या कर रहे हो, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हैंड में। ठीक है, चलो अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, ये लॉ समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि सर टैक्स निकालना कैसे है, समझा। चलो, आप सबने बचपन से अकाउंट्स में एक बात तो पढ़ी होगी, शेयर्स का फेस वैल्यू होता है, पढ़ा है, और आपने देखा होगा फेस वैल्यू ऑलवेज आपको 10 लिखा होता है, करेक्ट है। और शेयर्स का बेटा इशू प्राइस होता है, शेयर्स का एफसी होता है, फेस वैल्यू, सॉरी एफवी फेस वैल्यू होता है, और शेयर्स का इशू प्राइस होता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी कंपनी के शेयर्स का इशू प्राइस 180 है। अब इस शेयर्स का बेटा फेयर मार्केट वैल्यू भी होता है, करेक्ट है। तो मान लेते हैं इस शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू बेटा 15 रुपए है। कितने हैं, 15 रुपए है। ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल हमने क्या लिखा कि मान लो कोई कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी के फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी है बेटा, 10। उसी 10 रुपए के फेस वैल्यू की अभी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 15। और बेटा कंपनी ने इसको कितने में इशू किया, 180 में। तो मैंने क्या बोला कि अगर कंपनी शेयर्स को इशू करती है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हैंड में। तो अब पहले समझते हैं टैक्सेबल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो देखो शुभम ये आ रहा है ना, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे बेटा ये टैक्सेबल अमाउंट। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, इशू प्राइस। क्या लेना है बेटा, इशू प्राइस। ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है आपको क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ये टैक्सेबल अमाउंट। और किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, कंपनी के हैंड में। करेक्ट है। क्या बोला मैंने आपको, कैसे निकालोगे टैक्सेबल अमाउंट, शेयर्स का क्या लेना है आपको, इशू प्राइस, और उसमें से क्या माइनस कर देना है, फेयर मार्केट वैल्यू। चलो बताओ, फॉर्मूला वहां पढ़ लिया, बताओ अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ। इशू प्राइस कितना है, 180, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 15। तो कितना बैलेंस आ गया बेटा, 165। दिस 165 विल बी टैक्सेबल अंडर द इन द हैंड्स ऑफ कंपनी अंडर द हेड अदर सोर्स। आई बातें समझ में। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा आपको प्रैक्टिकल, याद रहेगा। अब देखो पूरा समरी कर रहा हूं। हमने क्या बोला कि अगर हमने शेयर्स को इशू किया है किस पे बेटा, प्रीमियम पे, तो हमारे कंपनी के हैंड में क्या होगा, टैक्सेबल। लेकिन कंडीशन क्या है, पहला कंपनी कौन सी होनी चाहिए, क्लोजली हेल्ड। कंपनी ने शेयर्स को किस पे इशू किया है, प्रीमियम पे। किसको इशू किया है, रेजिडेंट शेयर होल्डर को। तो क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। किसके हैंड में, कंपनी। टैक्स निकालने का, अमाउंट निकालने का तरीका क्या है, टैक्सेबल अमाउंट, इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। तो हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि हमारा फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, इशू प्राइस कितना है 180, और फेयर मार्केट वैल्यू कितना है बेटा 15। तो हमारा इशू प्राइस 180 माइनस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू। तो 165 क्या आ गया बेटा तुम्हारा, टैक्सेबल अमाउंट। आ रही है बातें समझ में, रट्टा हो गया पक्का। चलिए रफ करूं, समझ में आ गया ये बातें। चलो नेक्स्ट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक बेटा, टॉपिक का नाम है कॉम्पनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नाम से कुछ फीलिंग आया, क्या करने वाले हम इसमें। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अभिषेक किसी कंपनी का एम्प्लॉय है। मैंने क्या बोला, अभिषेक तू उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे 20 करोड़। अभिषेक बोला कब दे रहे हो सर ये बताओ, कब दे रहे हो पैसा, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा, बस अब बोलो कब करना है ये काम। बोल रहा है सर मैं तो सीएमए ही छोड़ दूं। सोच लो फिर आपकी फीस गई।
एक बात सुनो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने क्या बोला कि कॉम्पनसेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम किसी को क्या बोल रहे हैं कि भाई तू एम्प्लॉयमेंट छोड़ दो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी से एक काम कर, तू एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे और मुझे वहां पे एडजस्ट करवा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम एम्प्लॉयमेंट सिर्फ छोड़ दो, कसम में तुझे एम्प्लॉयमेंट करनी ही नहीं है, ठीक है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर आप किसी को फोर्सफुली एम्प्लॉयमेंट से रिमूव कर रहे हो तो उसके ऊपर वो क्या मांगेगा, कॉम्पनसेशन। दैट कॉम्पनसेशन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि अभिषेक तुम हट जाओ, मैं आ रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी हो गया ना, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, क्योंकि मैं जा रहा हूं और अभिषेक को वहां से हटा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। याद रहेगा पक्का। तो आप सिंपल यहां पे क्या रखना है, कॉम्पनसेशन मिल रहा है क्या बेटा, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लिख लो, लिखवा देता हूं, लिखो, एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट, लिख देता हूं, एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड by any person in connection with termination of his एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहां पे टर्मिनेशन में एक बात बेटा और याद रखना, और मॉडिफिकेशन भी कवर्ड है, मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज ट्रीटेड एज इनकम। क्या ट्रीट किया जाएगा बेटा उसको, हम इनकम, और टैक्सेबल कहां होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से, अब यहां पे एक नोट जो लिखवाऊंगा, पहले उससे पहले एक एक वर्ड को फोकस करो। क्या लिखा है मैंने, एनी compensation or other payment due or received by any person in connection with termination of employment or modification is treated as a income। अब यहां पे नोट, अगर यही पैसा कौन दे आपको, यही पैसा अगर कौन दे आपको, एम्प्लॉयर, इफ above amount is given by employer, कौन दे रहा है बेटा, एम्प्लॉयर। जैसे अभिषेक को, मैंने नहीं बोला, अभिषेक को मैं नहीं बोल रहा हूं, अभिषेक को अभिषेक का एम्प्लॉयर ही बोल रहा है, अभिषेक निकल जा, 4 करोड़ दे रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, अभिषेक को क्या बोल रहा है, अभिषेक का एम्प्लॉयर ही बोल रहा है, भाई तू निकल जा, 4 करोड़ दे रहा हूं। करेक्ट है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, above amount is given by employer, then it will be treated as profit in lieu of सैलरी। ठीक है, और टैक्सेबल कहां होगा, अंडर द हेड सैलरी। बातें समझ में आ रही है। अगर पैसा कोई और पर्सन दे रहा है तो आई फोर्स में, और पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी में। रट के जाना दोनों पॉइंट, एमसीक्यू के लिए बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें। समझ में आ गया। क्या मिल रहा है बेटा आपको, कॉम्पनसेशन, किसकी वजह से, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एनी अदर पर्सन देगा तो आई फोर्स में, आपका एम्प्लॉयर ही देगा तो क्या मानेंगे उसको, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। एग्जाम में आपको कभी कभी सिर्फ ये नाम पूछने के लिए एमसीक्यू आएगा,
कि क्या बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? पक्का? इसी के साथ हमारा चिंदी सा सेक्शन बेटा सेक्शन नंबर 56 खत्म। करेक्ट है? था एकदम छोटा सा, याद हो जाएंगे लिस्ट। ये बेटा मैंने क्या बोला, सेक्शन 56 इज अ इलस्ट्रेटिव। मैंने सिर्फ क्या दिए सबके एग्जाम्पल्स। ऐसे और भी बहुत सारे इनकम है जो क्या होंगे, टैक्सेबल। अब इतना तो आइडिया आ गया ना कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। कम से कम कितने लिखवाए, 15-20 तो लिखवाए होंगे। ट्वेंटी। अब बोलोगे अमित सर आपने ये कहां से लिखवाए, तो बेटा आपके एग्जामिनेशन पेपर से। नहीं, अच्छा मतलब एक ही दिसंबर के एग्जाम 20 नंबर पूरा आएगा अदर सोर्स से। नालायक। ऐसे टॉपिक उठा उठा के कौन चीज उन्होंने ज्यादा हिट कर रखा है। रफ करूं? चलिए अब लिखेंगे बेटा सेक्शन नंबर 57। ठीक है, ये तो चिंदी में भी चिंदी है बेटा। सेक्शन 57। अब अभिषेक बोल रहा है अमित सर बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ सेक्शन 57 आप पढ़ा ही क्यों रहे हो? सेक्शन 57 आप पढ़ा क्यों रहे हो? सोचो, अभी तक हमने 56 में सिर्फ किसकी बात की है? इनकम इनकम इनकम। क्या एक्सपेंस की बात की? नहीं ना। तो 57 किसको डील करता है? एक्सपेंस। ठीक है, तो हेडिंग इसका बनाएंगे अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंस। अदर सोर्स की इनकम में कौन कौन से एक्सपेंस आपको माइनस किए जाते हैं? अदर सोर्स की इनकम में कौन कौन से एक्सपेंस क्या किए जाते हैं बेटा? माइनस किए जाते हैं। ठीक है, चलिए दो कॉलम बना लो बेटा, इधर लिखोगे इनकम और इधर लिखोगे एक्सपेंस। सौरभ से, सोमेश से, शुभम से बहुत उम्मीद लगा रखी है। अब यही लोग मुझे आंसर देंगे कि एक्सपेंस मिलेगा या नहीं। मैं सिर्फ आइटम के नाम लिखूंगा और आपको क्या बताना है, एक्सपेंस मिलेगा या नहीं। करेक्ट है? अभी तक बेटा छोटी यूट्यूब पे फेमस हुई है, अब ये तीनों फेमस होंगे। आजा बेटा टेक्निकली सोचो जरा, जल्दी से बताओ बेटा, सारे बच्चे दिमाग लगाओ। इनकम अगर टैक्सेबल है तेरा, आईफोर्स में कोई इनकम टैक्सेबल है, तो आप मुझे बताओ क्या आपको एक्सपेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरेस्ट का इनकम कमाया, ठीक है, अब वो इनकम तो टैक्सेबल है। क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑलवेज टैक्सेबल, बोला था ना। इंटरेस्ट का कोई इनकम कमाया और मान ले बेटा वो इंटरेस्ट रिसीव करने में तेरे कुछ खर्चे हो गए, तो आप क्या बोलोगे? सर इनकम के ऊपर पूरा पूरा टैक्स ले रहे हो ना, तो मुझे मेरा खर्चा तो दो। मैं पर्सनल खर्चा थोड़ी मांग रहा आपसे। किसका खर्चा मांग रहा हूं? इंटरेस्ट रिसीव करने में जो मुझे खर्चा हुआ। तो ध्यान से, अगर तेरी कोई इनकम आईफोर्स में टैक्सेबल है तो उसका एक्सपेंस हमेशा अलाउ होगा। समझ में आ गया? उसका एक्सपेंस हमेशा क्या होगा बेटा? अलाउड होगा। बातें समझ में आ रही? मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। अगर तेरी कोई इनकम टैक्सेबल है तो मैं उसका एक्सपेंस हमेशा क्या करूंगा? अलाउ करूंगा। अब एक बात बताओ, अभी अपन ने अदर सोर्स की इनकम में कुछ ऐसे इंटरेस्ट देखे जो एग्जम्प्ट था या नहीं? इसका मतलब कुछ इनकम एग्जम्प्ट है। तो अगर मान लो तुम्हारी इनकम ही एग्जम्प्ट है तो बताओ उसका इंटरेस्ट मिलेगा? इग्नोर। क्लियर? चलो थर्ड, इसमें तो पक्का फंसोगे। विनिंग्स। विनिंग्स बताओ क्या विनिंग्स टैक्सेबल है? है टैक्सेबल है। क्या इसका एक्सपेंस मिलेगा? आंसर इज नो। इसका एक्सपेंस बेटा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? याद करो अपन ने सदियों पहले एक चैप्टर पढ़ा था सेट ऑफ वाला, याद है? उसमें क्या बोला था? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग का जो लॉस होता है वो डेड लॉस होता है। तो अगेन इसका क्या लिखेंगे बेटा? इग्नोर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही सही आंसर दोगे। शुभम की नजरें देखो किधर है। इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पनसेशन। जल्दी बताओ, इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पनसेशन। एक बात मुझे बता भाई, इसकी इनकम कितनी एग्जम्प्ट थी? तो डिडक्शन भी कितना मिलेगा? समझ में आ रहा? 50% आपको डिडक्शन इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आप लोग बताओगे क्योंकि ये चैप्टर हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं।
अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है या आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट से इनकम आ रही है, चलो बताओ कौन सा एक्सपेंस अलाउड है? ये तो पढ़ा रखा हूं बेटा, इसमें तो दिल मत तोड़ना। जल्दी। कमीशन नहीं एक ही एक्सपेंस अलाउड था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन, याद है? अब बता दो कितना लिमिट था? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड कितना था बेटा? नलाइको, दिल तोड़ देते हो। 20% ऑफ टोटल डिविडेंड और टोटल डिविडेंड रिसीव और इनकम रिसीव, इनकम कौन से केस में? म्यूचुअल फंड में, और एक्चुअल इंटरेस्ट whichever is लेस, मैक्सिमम कितना? 20%। आ रही है बातें समझ में? तो ये है बेटा बस चिंदी सा सेक्शन नंबर 57। क्लियर? समझा? फटाफट नोट कीजिए इसको। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। याद कैसे रखना है? अगर इनकम टैक्सेबल है तो एक्सपेंस भी मिलेगा, इनकम एग्जम्प्ट है तो एक्सपेंस इग्नोर कर दो, विनिंग वाला तो एक्सपेंस टैक्सेबल ही क्यों ना हो इनकम, फिर भी उसको क्या करना है बेटा? इग्नोर। इंटरेस्ट और लेट कॉम्पनसेशन, भाई 50% ही इनकम टैक्सेबल हुआ तो 50% ही इनकम एक्सपेंस भी अलाउ करूंगा। और डिविडेंड और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के ऊपर अगर आपको कोई इनकम मिलता है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेटा? 20%। ये हमने चैप्टर ही पढ़ा था पूरा। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब बोलोगे अमित सर कैसे? अभी तो 56 कंप्लीट हुआ, 57 कंप्लीट हुआ, अभी कितने बाकी हैं? 2 और बाकी है। लेकिन अपन 59 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 58 पढ़ेंगे लास्ट। चलें? लिखो, ये रफ करो। ये समझ में आ गया? पूरा याद हो गया? चलो बताओ। टैक्सेबल होगा तो अलाउड होगा, एग्जम्प्ट होगा तो इग्नोर करेंगे, विनिंग ऑलवेज इग्नोर, चाहे टैक्सेबल हो या ना हो। इंटरेस्ट ऑन लेट कॉम्पनसेशन 50% और डिविडेंड का ओनली अप टू मैक्स टू मैक्स 20%। लिखो सेक्शन 58। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्शन नंबर 58, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंस, कौन कौन से एक्सपेंस बेटा क्या है आपके डिसअलाउड है? चलिए सबसे पहला पर्सनल एक्सपेंस जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिसअलाउड, ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्सपेंस क्या हो जाएगा बेटा? डिसअलाउड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई सैलरी पे किया है बेटा, कहां पे किया है? आउटसाइड इंडिया। सैलरी कहां पे किया है बेटा? आउटसाइड इंडिया। ठीक है। ऑन विच टीडीएस नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। या तो तूने टीडीएस काटा ही नहीं, या तो काटा तो सही लेकिन क्या नहीं किया तूने? पे नहीं किया। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। देखो मैं अगर सैलरी पे कर रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, तो हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी कि सैलरी के ऊपर क्या काट लेना? टीडीएस। अब तूने टीडीएस नहीं काटा तो हम उसको क्या नहीं मानेंगे? एक्सपेंस नहीं मानेंगे। करेक्ट है? ध्यान से, क्या लिखा है मैंने यहां पे? करेक्ट है। अब देखो क्या लिख रहा हूं, एनी पेमेंट टू रेजिडेंट, एनी पेमेंट टू रेजिडेंट ऑन विच टीडीएस इज कंपल्सरी। उसके ऊपर टीडीएस क्या था बेटा? कंपल्सरी है। ठीक है। बट
not deducted the TDS or deducted but not paid to government अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान से कितना डिसअलाउड होगा, तो बोला 30% ऑफ सच पेमेंट इज नॉट अलाउडेड एज एक्सपेंस। 30% ऑफ सच पेमेंट इज नॉट अलाउडेड एज एक्सपेंस। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो बेटा सौरभ अपना रेजिडेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। अब सौरभ को टाटा कंपनी ने 2 करोड़ का सैलरी दिया। सौरभ ने टाटा कंपनी को कितना सैलरी दिया बेटा? 2 करोड़ का। अब ये रेजिडेंट है तो इस सैलरी के ऊपर क्या काटना चाहिए था? टीडीएस। अब टाटा कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा। एक बात बताओ, 2 करोड़ की सैलरी टाटा कंपनी ने पे की है तो टाटा कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो अपने प्रॉफिट में से माइनस करेगी। लेकिन उसने क्या नहीं काटा? टीडीएस नहीं काटा। तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा टाटा कंपनी को कि आपका अब एक्सपेंस 2 करोड़ हम नहीं मानेंगे। कितना मानेंगे? ओनली 70%, क्योंकि 30% हम क्या करने वाले हैं? डिसअलाउड। तो 2 करोड़ का 30% कितना बेटा? 60 लाख। तो यहां से क्या हो जाएगा? 60 लाख माइनस हो जाएगा। कितना एक्सपेंस सिर्फ मिलेगा? 1 करोड़ 40 लाख। कितना एक्सपेंस मिलेगा? 1 करोड़ 40 लाख। आया समझ में? क्लियर हो गया? ध्यान से। अब बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। बेटा यहां पे क्या लिखा है मैंने? 100% डिसअलाउड। समझ में आ रहा? और यहां पे कितना ओनली? ठीक है। अब बच्चा बेटा कंफ्यूज, यहां पे सीधा लिख दो 100%, 100% पूरा का पूरा। और यहां पे कितना डिसअलाउड होगा? ओनली 70, सॉरी 30, 70 आपको मिलेगा। 30 डिसअलाउड होगा, 70 आपको मिलेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? रफ करूं? तीनों बातें क्लियर हो गया? इसमें एक और रह गया बेटा, एक पेमेंट और है बस। कर बोलता है। दो अंदर ही रहेंगे। समझ में आ रहा? बेटा वो फ्लिप पूरा ऊपर करो। ऊपर? हाँ, क्यों? आगे वालों को जेएनके का एहसास हो रहा है। नीचे कर देना प्लीज। क्या गया? नीचे कर देना। अरे नीचे करना। रफ करो। अरे नीचे करना। अरे नहीं, इंदौर को ठंडी लगा। चलिए अब इसका बेटा हम लास्ट वाला सीख रहे हैं, ओनली लास्ट। लास्ट वाला ध्यान से देखो, लिखो पेमेंट मोर देन 10,000 in a single day, payment more than 10,000 in a single day to single person made by any mode other than account payee, check और ड्राफ्ट। अगर आपने किसी को पेमेंट किया है कितने से ज्यादा? 10,000 से ज्यादा सिंगल डे में, सिंगल पर्सन को, और कैसे पेमेंट कर रहे हो? अदर देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट, तो उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल अभिषेक मेरा एम्प्लॉई, मैंने इसको पेमेंट किया 12,000 रुपए का कैश में, डिसअलाउड, वो एक्सपेंस है ही नहीं। लेकिन वही 12,000 का पेमेंट मैंने अकाउंट पे ही चेक में दिया तो अलाउड। अब बातें समझ में आ रही? सैलरी क्यों आता है अकाउंट में?
या अकाउंट पे ही चेक ही तुम्हें क्यों दिया जाता है? क्योंकि बिजनेसमैन को उसका क्या क्लेम करना होता है? एक्सपेंस। 10,000 तक आपको अलाउड है, 10,000 तक क्या है आपको अलाउड है। आ रही है बातें समझ में? बस ये था बेटा आपका सेक्शन नंबर 58। आया समझ में? तो हमने देखो सेक्शन 56 पढ़ लिया, 57 पढ़ लिया, 58 पढ़ लिया, बस छोड़ क्या रहा है बेटा अपन? 59। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर?